हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम आरबी जीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे कि हम रेटिनोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो जीन होती है, ये वाली जीन को बोला जाता है कि ये सेल साइकिल रेगुलेशन में हेल्प करती है एंड इसे ट्यूमर सप्रेसर जीन के नाम से भी जाना जाता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो आप समझ सकते हो कि इसे ट्यूमर सप्रेसर जीन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशंस में ट्यूमर को सप्रेस करके रखती है, यानी रेटिनोब्लास्टोमा नाम का कैंसर नहीं होने देती है। बट जब भी इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जब भी इसके अंदर म्यूटेशन होगी तभी जाके रेटिनोब्लास्टोमा वाली कंडीशन या फिर डिजीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब क्या होता है यहाँ, वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि ये वाली जीन जो होती है, जो जनरली रेटिनोब्लास्टोमा कॉज करती है, उस जीन का नाम होता है RB1, रेटिनोब्लास्टोमा 1 जीन। ये वाली जीन एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसे कोड करती है। उस प्रोटीन को PRB बोलते हैं। तो P हेयर इज फॉर प्रोटीन ओनली। तो वो यहाँ पे बनाने में हेल्प करती है। दूसरी चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये जो भी प्रोटीन यहाँ पे बनता है, ये वाला प्रोटीन बोला जाता है कि इट इज अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का एक नेगेटिव रेगुलेटर होता है PRB। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सबसे पहली ट्यूमर सप्रेसर जीन थी ये जो डिस्कवर हुई थी। तो फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले जो ट्यूमर सप्रेसर जीन डिस्कवर हुई थी उसका नाम RB ही था। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के केस में जो ये RB1 जीन होती है, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, कौन से क्रोमोसोम पे? तो क्रोमोसोम नंबर 13 जो होता है उसकी क्यू यानी लॉन्ग आर्म के अंदर 14th सेगमेंट के 2 सब सेगमेंट में ये लोकेटेड होती है। तो 13Q14.2 इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको पता चल गया 13th क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ये जीन लोकेटेड होगी। और जब भी इसका आप इसके बारे में बोलते हो कि ये लोकेटेड कहाँ होता है या इसका फंक्शन कहाँ होता है, तो इसका न्यूक्लियस के अंदर फंक्शन होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियर प्रोटीन भी बोला जाता है। मतलब जो भी ये जीन प्रोटीन बनाएगी उसे न्यूक्लियर प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जिसके अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे तो 110 किलो डेल्टन के आसपास का उसका मॉलिक्यूलर वेट एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम देखें कि ये रेगुलेशन करती कैसे है, तो एक्चुअल में रेगुलेशन वाली जो पूरी प्रोसेस है वो हो कैसे रही है, उसका क्या पाथवे है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले याद रखना, जो भी ये PRB नाम का प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जब भी अनफॉस्फोराइलेटेड होता है, मतलब जब इसके ऊपर कोई भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड नहीं होता, अनफॉस्फोराइलेटेड होगा, तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करता है। उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बोला जाता है E2F। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे E2F1 इस तरीके से नाम इसका होता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक टाइप का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में यानी बोला जाता है कि जो इसकी एक्टिव स्टेट होती है, उस एक्टिव स्टेट में जनरली ये E2F से बाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एक और चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब भी E2F का हाई लेवल होता है, तो इसके हाई लेवल की वजह से साइक्लिन ए नाम का जो प्रोटीन होता है उसका एक्सप्रेशन, उसकी जो जीन होती है उसका एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल हम क्या बोलते हैं कि जो भी ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब जब ये दोनों साथ में बाउंड होंगे तो उस केस में PRB वाला जो प्रोटीन होता है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये सप्रेस्ड फॉर्म में रहता है,
एंड जो भी ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन द एस फेज प्रोग्रेशन, या जो भी एस फेज बनाने में करने में हेल्प करती है, उस सारी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे ये सारी चीज कहाँ हो रही है, जीवन फेज में हो रही है, तो वही चीज आपको बता रहे हैं कि जब ये दोनों बाउंड होंगे तो उस केस में ट्रांसक्रिप्शन जो भी जीन है जो एस फेज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उसकी प्रोग्रेशन के लिए इन्वॉल्व होती हैं, उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये था अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में। अगर हम दूसरी फॉर्म की बात करते हैं, यानी जब ये फॉस्फोराइलेटेड है, तो जब भी पीआरबी वाली जो जीन होती है इसके ऊपर बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये फॉस्फोराइलेटेड हो गया, फॉस्फोराइलेटेड। अब ये जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है ये E2F से बाइंड नहीं कर पाता, तो E2F जो होता है वो इसी तरीके से अलग से लाई कर रहा होता है, और इसके साथ कोई एडिशनल एक प्रोटीन आके बाइंड कर जाता है, यानी हेट्रोडाइमर फॉर्मेशन इज देयर, एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज डीपी, दैट इज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो इन दोनों की बाइंडिंग हो जाती है, तो आप बोल सकते हो एक हेट्रोडाइमर जो होता है वो बन जाता है यहाँ। और ये जो हेट्रोडाइमर होता है ये फिर क्या कॉज करता है, ओवरऑल, ओवरऑल करता है, यानी जो भी ट्रांसक्रिप्शन होगा जीन्स का, उस ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड इन द एस फेज, एस फेज के प्रोग्रेशन के लिए जो भी जीन्स चाहिए, उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इनिशिएट हो जाता है, इनिशिएट्स, यानी G1 टू S ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। तो जो भी G1 टू S ट्रांजिशन है वो तब होता है जब ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओवरऑल हम ये बोलते हैं कि एक्टिव फॉर्म जो होती है पीआरबी की, यानी अन या फिर हाइपोफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म जो होती है पीआरबी प्रोटीन की, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F1 वगैरह से बाइंड करती है, जिसकी वजह से ये पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन है जीन्स का जो एस फेज के प्रोग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसका स्टॉप हो जाता है, बट फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में वो सारा प्रोग्रेशन चलता रहता है। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये फॉस्फोराइलेशन करवा कौन रहा है, यानी ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच करने में हेल्प कौन कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे साइक्लिन प्रोटीन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की जरूरत होती है। सबसे कॉमन जो होता है साइक्लिन डी होता है, और जो CDK है वो यहाँ पे 4 या फिर 6 हो सकता है। इसके अलावा साइक्लिन ई इज ऑल्सो इन्वॉल्व, और उसके साथ जो होता है वो CDK2 होता है जो कि एसोसिएटेड होता है। तो ये साइक्लिन्स हैं अलॉन्ग विद द काइनेजेस हेल्प इन द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द आरबी प्रोटीन, और रेटिनोब्लास्टोमा का जो भी प्रोटीन है उसकी फॉस्फोराइलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम ओवरऑल बोले तो ओवरऑल ये बोला जाता है कि अगर अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होगी तो सेल साइकिल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ पे सेल साइकिल प्रोग्रेशन जो होता है, सेल साइकिल प्रोग्रेशन इज ब्लॉक्ड। ठीक है, ये ब्लॉक हो जाता है, बट यहाँ पे सेल साइकिल का प्रोग्रेशन हो रहा है। तो देयर आर टू केसेस, वन इज द फॉस्फोराइलेशन वाला और दूसरा जो होता है अनफॉस्फोराइलेशन वाला। तो ये दो फेजेस होते हैं जो कि यहाँ पे ओवरऑल इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो चीज मुझे आपको बतानी है वो ये कि अगर पीआरबी प्रोटीन जो है अगर इसका लॉस हो जाता है, इसका अगर आपको लॉस देखने को मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेल साइकिल डी रेगुलेट हो जाती है। तो देयर इज सेल साइकिल डी रेगुलेशन, एंड इसकी वजह से जो कैंसर वाला फिनोटाइप है यानी रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो आपको देखने को मिलता है। दिस इज द मैलिग्नेंट फिनोटाइप, तो ये देखने को मिलता है।
दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, इसमें होता क्या है, क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो याद रखना कि दिस इज अ टाइप ऑफ ट्यूमर, जो ट्यूमर रेटिना के अंदर हो जाता है। तो आइज के रेटिना के अंदर होता है ये ट्यूमर, और जनरली जो भी जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसका म्यूटेशन या जिसका लॉस जो है ये कॉज करता है रेटिनोब्लास्टोमा, वो RB1 जीन होती है मोस्टली। ठीक है, ज्यादातर रेटिनोब्लास्टोमा सिर्फ तभी होगा जब दोनों कॉपीज RB1 जीन की इनएक्टिव हो गई, यानी दोनों अलील्स जो जीन की है वो इनएक्टिव हो गई। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वन इज नोन एज द हेरिडिटरी फॉर्म, हेरिडिटरी फॉर्म, और दूसरी जो होती है उसे बोला जाता है स्पोरेडिक फॉर्म, स्पोरेडिक या नॉन हेरिडिटरी फॉर्म। दोनों में एक सिंपल सा फर्क होता है। हेरिडिटरी फॉर्म जो होती है ये तब होती है जब दोनों में से एक अलील जो है वो पहले से ही डिफेक्टिव थी, यानी जब वो पेरेंट्स से आई थी तभी डिफेक्टिव कंडीशन में आई थी, और दूसरी वाली जो अलील है उसके अंदर बाद में जाके म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से उसका भी लॉस हो गया। तो अब दोनों अलील्स काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से रेटिनोब्लास्टोमा देखने को मिलेगा। इसको बोला जाता है कि ये वाली जो चीज है, ये वाला जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है, ये अर्ली इन लाइफ आपको देखने को मिलता है, मतलब बाद में नहीं देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है, और जनरली बोथ आईज के अंदर होता है, तो दोनों आईज के अंदर देखने को मिलता है। नॉन हेरिडिटरी या स्पोरेडिक फॉर्म जो होती है इसके अंदर बोला जाता है कि दोनों कॉपीज, टू कॉपीज जो भी इसकी होंगी, यानी दोनों अलील्स जो होंगी वो इनिशियली फंक्शनल होती हैं, मतलब दोनों जो होती हैं स्टार्टिंग से ही खराब नहीं होती, इनिशियली दे आर फंक्शनल, बट बाद में क्या हुआ कि देयर इज अ म्यूटेशन इन बोथ द कॉपीज, जो कि बहुत रेयर है, तो दोनों में म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है देखने को मिल रहा है। बट बोला जाता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इन्वॉल्व्स ओनली वन आई जनरली, एंड ये वाला जो डिसऑर्डर होता है ये काफी ज्यादा रेयर होता है, और ज्यादातर आपको लेट इन लाइफ देखने को मिलता है, यानी काफी देर बाद, काफी टाइम बाद लाइफ में देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग से नहीं होता। तो ओवरऑल वी हैव डिस्कस द होल प्रोसीजर या होल जो भी प्रोसेस होती है पीआरबी जीन की, पीआरबी प्रोटीन की प्रोडक्शन की, वो सारा मैंने आपको बताया, और रेटिनोब्लास्टोमा किस किस टाइप का होता है, कैसे कैसे हो सकता है, वो आपको बताया। आगे आने वाली एक और वीडियो में हम P53 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर इन टॉपिक्स पे वीडियोस आपको जनरली नहीं मिलती हैं।